महिला मेंटेनेंस को क्लेम कर रही है तो सबसे पहले उसको अपनी संपत्तियों और अपनी देयताओं के बारे में, जिसको कि हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज एंड असेट्स, इसकी जानकारी कोर्ट को देनी पड़ेगी। ये गुजारे भत्ते का जो कानून है उसमें बहुत से बदलाव आ चुके हैं। इस समय घरेलू हिंसा और दहेज के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। देश भर की जुडिशरी को उठा करके देखा जाए तो अगर एक तरफ में आधे मुकदमे दहेज प्रताड़ना के होंगे तो आधे में बाकी सारे एक्ट्स के मुकदमे होंगे। हालांकि उनके मामलों में कमी आई हुई है। महिला विवाहित और अविवाहित दोनों तरीके की महिलाओं को उसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं संतोष चांडेल और आप देख रहे हैं बहराइच खबर। इस समय हम लखनऊ हाईकोर्ट में मौजूद हैं और वहां के अधिवक्ता हैं मनोज कुमार मिश्रा, जो क्रिमिनल लॉयर हैं। इस समय सभी लोग जानते होंगे कि इस समय जो महिला संबंधी केसेज हैं, जो कहीं शादी होती है तो महीने भर बाद, 2 महीने बाद इस तरीके से घरेलू हिंसा हो या डाउरी को लेकर के तरह-तरह से केसेज सामने आते हैं और उससे सब हर लोग लगभग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसके ऊपर अगर दहेज उत्पीड़न है या इस तरह से मुकदमे दाखिल होते रहते हैं। तो हम जानकारी करेंगे कि आखिर ये जो कानून है, वो किस तरह से कानून है, उसके संबंध में क्या बताना चाहेंगे? सर, नमस्कार, आपका स्वागत है सर चैनल पे। सर, जो कानून बना है जी डाउरी वाला, वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, कानून तो जो भी बनता है वो ये होता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो और अगर अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय मिल सके। लेकिन जहां पे कोई अच्छी शुरुआत होती है वहीं पर उसके साथ-साथ उसमें कुछ बुराइयां भी उत्पन्न होने लगती हैं समय के साथ-साथ। ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय घरेलू हिंसा और दहेज के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अगर देश भर की जुडिशरी को उठा करके देखा जाए तो अगर एक तरफ में आधे मुकदमे दहेज प्रताड़ना के होंगे तो आधे में बाकी सारे एक्ट्स के मुकदमे होंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि जो मायके वालों का जो योगदान होता है, बहुत अपनी बेटी के परिवार में इंटरफेरेंस का, या जो इस समय जो सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो रही है लेकिन वो जागरूकता पूरे ज्ञान के अभाव में सही ना होने के कारण एक तो बहुत तेजी से लोगों को लगता है कि कोई भी चीज है तो तुरंत हमको कोर्ट जाना चाहिए। लोगों में सहनशीलता का अभाव हो गया है। ना लड़कियां जरा सा अपने आप को थोड़ा सा कम करके सुनना चाहती हैं और ना ही लड़के वालों में भी ये जो सहनशीलता की जो है वो कमी आ रही है। उनको लगता है कि जैसे हमने शादी कर ली है तो शायद हमने लड़की के ऊपर एहसान किया है। ये जो परिस्थितियां हैं इसकी वजह से भी मुकदमों में बहुत वृद्धि हो रही है। लेकिन यह भी सही है कि तमाम तरह से दहेज के लिए लड़कियों को अभी भी प्रताड़ित किया जाता है, हालांकि उनके मामलों में कमी आई हुई है। सर, जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा का केस यहाँ भी आता होगा, फैमिली कोर्ट में तमाम दाखिल होते होंगे। तो घरेलू हिंसा के मामले क्या जो पीड़ित जैसे जब महिला बता दी आपको कि शादीशुदा महिलाएँ हैं, क्या उन्हीं घरेलू हिंसा दाखिल कर सकती हैं या कोई भी महिला? देखिए, जो घरेलू हिंसा अधिनियम है वो उसमें महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही गई है। तो महिला का मतलब जो महिला को डिफाइन किया गया है उसमें महिला विवाहित और अविवाहित दोनों तरीके की महिलाओं को उसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। कोई भी महिला अगर अपने घर में रहती है, चाहे वो उसका मायका हो या ससुराल हो, लेकिन अगर वो पुरुषों के द्वारा अगर प्रताड़ित की जा रही, कई बार देखने में आता है कि मायके में भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। जो उनके भाई लोग होते हैं या जो पिता लोग होते हैं, तो उनके बीच में एक ये होता है कि नहीं, लड़की है तो इसको दब करके रहना चाहिए, लड़की है तो उसको पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि कल को जाकर के तो उसको चूल्हा चकिया ही करना है। ये अप्रोच गलत है। या लड़कियों के अधिकारों को लेकर के जागरूक बनाने के लिए और उनमें जो कटौती की जाती है उसको न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया था। तो इसमें घरेलू हिंसा से संरक्षण का जो अधिकार है, इस पर इस तरीके की कोई भी बाध्यता नहीं है कि वो विवाहित महिला ही कर सकती है, अविवाहित महिला भी कर सकती है। अगर उसको अपने मायके में भाइयों से, चाचा लोगों से, पिता से अगर किसी तरीके की कोई शिकायत हो तो उनके खिलाफ भी वो जाया जा सकता है। सर, बहुत ऐसे लोग आपके केस भी आते होंगे, तो जो जजेज़ हैं यहाँ पे, जो निर्णय सुनाते हैं, तो पति बहुत ऐसा होता है कि पति बहुत जगह पे है कि जो काफ़ी गरीब तबके से हैं, महिला नौकरी करती है या मान लिया कहीं
महिला नहीं नौकरी कर रही है, पति उसका कोई सर्विसें कर रहा है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, तो सर कोर्ट किस तरह से डिफाइन करती है, कैसे कोर्ट गुजारा भत्ता उसको डिसाइड करेगी? देखिए, गुजारे भत्ते का जो कानून है अ, उसमें बहुत से बदलाव आ चुके हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 4 साल पहले एक रजनीश बनाम नेहा के जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, जिसमें यह दिया गया था कि अगर कोई महिला मेंटेनेंस को क्लेम कर रही है, तो सबसे पहले उसको अपनी संपत्तियों और अपनी देयताओं के बारे में, जिसको कि हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज एंड असेट्स, इसकी जानकारी कोर्ट को देनी पड़ेगी। इसी के साथ-साथ जब उसका हस्बैंड कोर्ट में आएगा, तो उसको भी अपनी लायबिलिटीज और असेट्स के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि कोर्ट को पता लग सके कि लड़की के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और उसके पास अपनी कितनी परिसंपत्तियां हैं। साथ ही हस्बैंड के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और उसके पास कितनी उसकी आय है और कितनी परिसंपत्तियां हैं। जिम्मेदारी से तात्पर्य है कि अगर हस्बैंड के साथ उसके माँ-बाप रहते हैं, बूढ़े माँ-बाप रहते हैं जिनका इलाज भी कराया जा रहा है, तो वो लायबिलिटी हस्बैंड की बनती है। इसी तरीके से अगर कोई और उसने कोई कर्ज ले रखा है और कर्ज को वो दे रहा है, तो वो भी उसकी लायबिलिटीज में जाएगा और इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद ही कोर्ट इस असेसमेंट पे आती है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड भी अपनी परिसंपत्तियों को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है और ये डिफेंस लिया जाता है कि साहब हम कुछ नहीं कमाते हैं। तो ऐसे में भी कानून ये है कि जो मिनिमम वेजेस हैं, इसके हिसाब से कोर्ट मान के चलेगी कि आप इतना तो कमाएंगे ही और उसी के हिसाब से कोर्ट उसको गुजारा भत्ता देने के लिए आदेशित कर सकती है। सर यह घरेलू हिंसा है और जो है दहेज उत्पीड़न, तो दोनों तो लगभग सेम है, लेकिन अलग-अलग कैसे चलते हैं? क्या कहें? देखिए, घरेलू हिंसा बनाया किसी और उद्देश्य से गया था, लेकिन इस समय जो दहेज प्रताड़ना के केसेस में जो वृद्धियां हो रही, मैं तो कभी-कभी इसको लाइटर साइड में कहता हूं कि अगर दहेज से संबंधित कोई मामला हुआ तो हस्बैंड को पैकेज में 3 केस मिलते हैं। एक तो उसके खिलाफ मेंटेनेंस का केस दायर हो जाएगा, एक 498 का दहेज प्रताड़ना का केस दायर हो जाएगा, तीसरा घरेलू हिंसा का केस दायर हो जाएगा। आरोप दोनों में ही लगभग-लगभग सेम होते हैं कि साहब हमको इस तरीके से मारा-पीटा गया, दहेज के लिए उलाहना दिया गया और इस वजह से हम पीड़ित हैं। चूंकि 498 दहेज प्रताड़ना का जो केस होता है, उसमें जो अभियुक्त होता है उसको सजा दी जाती है, मेंटेनेंस के केस में उसको मेंटेनेंस दिलाया जाता है, लेकिन घरेलू हिंसा के नियम में उसको महिला को तमाम तरीके के अन्य अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि उसको अपने ही घर में रहने का अधिकार, उसको मेंटेनेंस का अधिकार, उसको दवाओं का अधिकार। तो इन सारे अधिकारों की पूर्ति जो है वो घरेलू हिंसा के संरक्षण के कानून के अंतर्गत दिलाई जाती है। लेकिन जो मैंने कहा कि महिलाओं ने इसको एक कंप्लीट पैकेज की तरीके से बना लिया है, तो जब भी उनको शिकायत करनी होती तो वो एक साथ 3 केस कर देती हैं और हस्बैंड को भुगतना पड़ता है। हालांकि नेहा वर्सेस रजनीश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक ही मामले में अगर किसी महिला ने अलग-अलग केसेस में मेंटेनेंस क्लेम कर रखा है, तो जहां पर जो अधिक धनराशि दी गई है, दूसरे केस में अगर वो धनराशि फिर कर कोई दी जाती तो वो राशि उसमें समायोजित की जाएगी। तो ये एक हस्बैंड के पक्ष में एक अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ है। सर जैसे विवाद जब होता है पति-पत्नी के बीच में, तो बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों का भविष्य उसमें बर्बाद होता दिख रहा है। तो क्या इस तरह से कोई कानून है कि जो माँ-बाप का प्यार दोनों को साथ मिल पाए? हाँ, कोर्ट्स इस पे बहुत प्रयास करती हैं और सबसे पहले कोर्ट्स की ये कोशिश रहती है कि मैटर को मीडिएशन के लिए भेजा जाए ताकि जो माँ और बाप दोनों के ईगो के चलते हुए बच्चों का जो भविष्य बर्बाद होता है, उस भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जाए। इसीलिए मेंटेनेंस के प्रावधान में बच्चों को भी मेंटेनेंस दिया जाता है, लेकिन ये एक पहलू ऐसा है जिसमें कि जैसे जो अगर बच्चा पुरुष है, लड़का है, तो लड़के के लिए कहा जाता है कि उसको 18 साल तक ही मेंटेनेंस के लिए उसका अपना क्लेम बनेगा। ये प्रावधान अगर देखा जाए, तो इसके दूरगामी परिणाम ये होते हैं कि जब बच्चा 18 साल का होता है, तब ही उसकी आवश्यकताएँ शुरू होती हैं। बच्चा अगर पढ़ने वाला है, तो पढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देगा, कहीं पे जाकर के अच्छे स्कूल में दाखिला लेगा, तो जब उस समय उसको मेंटेनेंस की सबसे सख्त आवश्यकता होगी, उस समय पता चला वो कोर्ट से लीगली अपना मेंटेनेंस नहीं मांग सकता है। तो इसका भी एक प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चे का जो भविष्य है वो बर्बाद होता है और इसके लिए कोर्ट ने विभिन्न एक्ट्स के तहत प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत बच्चे को उसका बेनिफिट दिया जाता है। सर ये कह रहे हैं कि जैसे मान लिया बच्चा है और बच्चे के मम्मी चाह रहे हैं कि बच्चा मेरे पास रहे, पापा चाह रहे हैं मेरे पास रहे, ऐसे में क्या कोई उच्च न्यायालय में सीधे आ सकता है बच्चे बच्चे के लिए जो है?
कई बार देखने में ये आता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस में पता चला लड़की ने शादी कर ली लेकिन बच्चा जो है वो नाना नानी के साथ रह रहा है। कई बार देखने में आता है कि हस्बैंड नहीं है लेकिन बच्चा जो है दादा दादी ने रख लिया है और माँ अपने बच्चे को नहीं पा रही है। जब इस तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, देखिए बच्चे के केस में जो उसका नेचुरल गार्जियन कहलाता है वो होते ही उसकी माँ और उसके बाप। तो सबसे पहला बच्चे पर राइट अगर किसी का है तो माँ बाप का बनता है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है और पता चला अगर माँ ने अपनी शादी कर ली और बच्चा नाना नानी के साथ रह रहा है तो नाना नानी नेचुरल गार्जियन नहीं है, तो उसके लिए कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की एक पिटीशन होती है जिसके माध्यम से आया जा सकता है। या अगर दादा दादी ने रख रखा है तो माँ भी चाहे तो वो हैबियस कॉर्पस की रिट कर सकती है। हालांकि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के लिए इसमें एक अच्छी रेमेडी है और बच्चे की संरक्षितता पाने के लिए गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में ही मुकदमे किए जाने चाहिए। सर इसका जो बच्चे पाने के लिए कोई एक उम्र है कि कितने उम्र तक है और किसके पास मम्मी के पास रहेगा, इतनी उम्र के पास फिर पापा के पास रहेगा, ऐसा भी कुछ? बच्चे के केस में जो लड़कियां होती हैं 7 साल तक तो नेचुरल गार्जियन के रूप में उनकी कस्टडी मां के पास रहेगी ही रहेगी। इसके बाद फादर भी एंटाइटल हो सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में कई केसेस ऐसे भी देखने को आए हैं कि जिसमें बच्चे की उम्र 7 साल से कम थी, लड़की थी, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट ने पिता के पास बच्ची को रहने के लिए आदेशित किया। एक मुकदमा मेरा ही था जिसमें अमेरिका से डिक्री होकर के आई थी लेकिन बाद में हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिस्प्यूट पैदा चला और लखनऊ हाई कोर्ट में वो केस फाइल हुआ। लेकिन फाइल होने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि जो बच्चियों का जो पिता था वो अपने बच्चियों का पालन पोषण और उनके भविष्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं कर रहा था। तो कोर्ट ने बच्चियों की मां को यह आदेशित किया कि अगर आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ सकती हैं। साल में 1 महीने के लिए अगर आप इंडिया आती हैं तो आप रहने के लिए आ सकती हैं, बच्चे आपको मिल जाएंगे, लेकिन कस्टडी पिता को ही दी गई थी। तो प्रावधान नेचुरल गार्जियन होने के बावजूद भी बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोर्ट आदर करती है। जैसे आपने कहा कि 18 वर्ष तक जो है माँगी जा सकती है, तो क्या वयस्क हो जाएँगे उसके बाद ही माँग सकते हैं? नहीं, 18 वर्ष की उम्र जैसे ही लड़की हो या लड़का जब वो पार कर लेती है तो कानूनी रूप से वो बालिग हो जाती है और उसके बाद उसको कहाँ रहना है वो अपने जीवन के बारे में डिसीजन लेने के लिए खुद सक्षम हो जाती है। उसके बाद ना तो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की कोई रेमेडी उसके ऊपर चलेगी और ना हैबियस कॉर्पस का, जब तक कि हम इलीगल डिटेंशन नहीं दिखा पाते हैं। तो ये रहे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज मिश्रा जी। इनसे लगातार हम बातें करते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।